सही। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमित खंडेलवाल और फिजिक्स का हमारा जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जेई, नीट और लैब असिस्टेंट और भी जितने भी गवर्नमेंट और कंपटीशन एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे उसको मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। यहाँ पर हम जिस दिन हमारी क्लासेस रहेगी उस दिन डिफरेंट टॉपिक्स पर हम नए नए क्वेश्चंस वगैरह स्टडी करेंगे। जैसे कि आज वाला जो टॉपिक है आप देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, जिसे हम इकाई तथा विमा के नाम से शो करते हैं। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके अलावा जैसे जैसे हम आगे नए नए टॉपिक्स देखते जाएंगे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज वाली क्लास में सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, या मात्रक और मापन, या मात्रक तथा विमा, आप इसको अलग अलग नाम से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखेंगे। क्वेश्चंस यहाँ पर सारे टॉपिक्स को मिलाकर लिए गए हैं, तो जिन बच्चों ने पूरा कंटेंट पढ़ा हुआ है उनके लिए ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं पूरा इसको डिस्क्राइब करूँगा। क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हम भौतिक राशि और उसके प्रकार और मापन की पद्धतियाँ, एरर्स जिसको हम बोलते हैं त्रुटि, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स को साथ में लेकर के हम बाई लैंग्वेज, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज यूज़ करते हुए हम यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे लिंक करते हुए हम क्वेश्चन देख रहे हैं। नंबर 1 देखते हैं क्वेश्चन हम। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि का परिमाण। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ दिया है डज नॉट डिपेंड ऑन मेथड ऑफ मेजरमेंट, मापन की पद्धति पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पर, नेक्स्ट आपको दिया गया है इज मोर इन एसआई सिस्टम देन इन सीजीएस सिस्टम, यानी कि एसआई पद्धति में सीजीएस पद्धति से अधिक होता है। और लास्ट में दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, यानी द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के मूल मात्रकों के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया है परिमाण। परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड। देखो परिमाण क्या होता है, परिमाण यानी कि इसकी वैल्यू हो गई आपके पास में परिमाण, परिमाण हमारा होता है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। किसी भी यहाँ पर दिया है द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि का परिमाण इनमें से किस फैक्टर पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, हमको ऐसा बताना है ना। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो होता है, आपने यहाँ 3 टाइप के सिस्टम पढ़े हैं। एक तो आपने पढ़ा है सीजीएस सिस्टम, दूसरा आपने पढ़ा है एमकेएस सिस्टम, थर्ड आपने पढ़ा है एफपीएस सिस्टम, और एमकेएस को ही ब्रॉड फॉर्म में क्या बोला जाता है, एसआई सिस्टम। तो आपका जो एमकेएस सिस्टम है ये ब्रॉड फॉर्म ऑफ एसआई सिस्टम जो है ये एमकेएस सिस्टम का व्यापक रूप है, या ब्रॉड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम, आप पता है आप सभी को। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि का परिमाण इनमें से किस ऑप्शन से लिंक कर रहा है। तो अगर हम देखें फर्स्ट वाला ऑप्शन डिपेंड ऑन मेथड ऑफ मेजरमेंट, मापन की पद्धति पे निर्भर करता है। हमने कहीं भी इन चारों सिस्टम में ऐसा नहीं पढ़ा कि जो वैल्यू है वो इस पद्धति पर निर्भर करेगी। यहाँ पर आपका पहला जो ऑप्शन है वो राइट नहीं होगा कि यहाँ पर मापन की पद्धति पर निर्भर करे। देखो सारी पद्धति में ये कोई भी वैल्यू है किसी भी राशि की वो बदलेगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेंथ है, तो लंबाई आपको दिया है सीजीएस सिस्टम में मान लीजिए 100 सेंटीमीटर, तो ये एमकेएस सिस्टम में ये आपका सीजीएस सिस्टम है
अगर हम MKS में बात करें तो ये 1 मीटर हो जाएगा MKS में, ठीक है। ऐसे FPS के अंदर ये वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पर लिखा है भौतिक डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, हम कैसे मेजरमेंट कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कौन सा एपरेटस यूज कर रहे हैं, इस बात पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे लिखा है डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, इट इज करेक्ट। मापन की पद्धति पर निर्भर नहीं करता, आप कौन सी पद्धति यूज कर रहे हैं, इनमें से कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, इस पे उसकी वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही है। ये सब अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, MKS हो गया, ये फुट पाउंड सेकेंड हो गया, और ये SI इसको हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट एंड मेजरमेंट या अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति या प्रणाली कहेंगे। बी राइट है। सी की बात करें, SI पद्धति में CGS से अधिक होता है, ठीक है, इज मोर इन SI सिस्टम देन इन CGS। देखो CGS और SI दोनों में वैल्यू अलग अलग होती है, मतलब SI में इसकी वैल्यू किसी और टाइप से दी होगी, 10 की पावर्स हैं तो वो कुछ और होगी SI सिस्टम में, और CGS में 10 की पावर्स है तो वो कुछ और होगी, कुछ अलग टाइप से इसको दिया होगा। तो सी भी पॉसिबल नहीं है, बट डी दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। तो यहाँ पर मास लेंथ और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई ज़रूरी थोड़ी है। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसमें से 3 का नाम यहाँ लिखा है। कौन सी 3 क्वांटिटी है? द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो बाकी की जो 4 क्वांटिटी है यहाँ पर, वो क्या है? टेम्परेचर यानी तापमान, और क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी प्रदीपन तीव्रता। इसके अलावा होता है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। तो ये चारों जो क्वांटिटी है वो मास लेंथ और टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि 7 नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, उसमें से ये 3 क्वांटिटी बची। तो बाकी की जो 4 क्वांटिटी है वो 4 क्वांटिटी इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन भी राइट नहीं होगा, ये भी राइट नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी वाला, ठीक है। तो ये वैसे क्वेश्चन बहुत आसान था, इसको पढ़ते ही आप टिक लगा सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो दिव्यांश, जितेंद्र, शुभम, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बात की फर्स्ट क्वेश्चन में कि भौतिक राशि किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। अब आगे देखते हैं इसी में। चलिए सेकंड क्वेश्चन, स्टूडेंट्स थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन मैं अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पर अपडेट हो रहा है सेकंड क्वेश्चन, मतलब अपलोड हो रहा है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। हाँ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपका अपलोड हो चुका है। थोड़ा सा सर्वर नेट हल्का सा स्लो चल रहा था, उस वजह से सेकंड क्वेश्चन अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू वाट। निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के तुल्य नहीं है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो बच्चों हम बात करते हैं वाट जो होता है ये क्या चीज़ है।
वाट वाट जो होता है ये आपका पावर की यूनिट है। पावर समझते हैं आप, शक्ति। जो मैकेनिक्स में पावर होती है, वर्क एनर्जी पावर, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यांत्रिकी में जो शक्ति होती है उसका जो एसआई यूनिट होता है वो पावर होता है। पावर का एसआई यूनिट वाट होता है, यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो गया आपका। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनमें से वाट के इक्वल कौन सी यूनिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू वाट, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं वन बाय वन इन सब की, तो सबसे पहले देखो आपको दिया है जूल पर सेकेंड। तो पावर का अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड आपका पावर की यूनिट है, करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जूल पर सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं, वाट कहते हैं। इसी चीज को हम वाट कहते हैं, ये बिल्कुल सही लिखा है। तो आपका पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। ये बोल रहा है कौन सा नहीं है, वाट के तुल्य नहीं है। कंसंट्रेट करना, नॉट लिखा हुआ है, ठीक है ना, नहीं लिखा है यहाँ पर। तो आपको ये तो है, ए वाला तो होगा नहीं। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले के लिए। तो देखो क्या लिखा है, एम्पियर इंटू वोल्ट, वोल्ट। तो एम्पियर जो है, एम्पियर इंटू वोल्ट। अच्छा, एम्पियर को हम ऐसे ही रखें, ठीक है। एम्पियर को आप आई यानी करंट से डिनोट करते हैं, और वोल्ट होता है हमारा W अपॉन क्यू। वोल्ट क्या होता है, वोल्ट होता है वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, कार्य अपॉन आवेश। तो इसको हमने लिखा W अपॉन क्यू, ठीक है। ये वोल्ट का फॉर्मूला है, W अपॉन क्यू, और एम्पियर को आपने लिखा I। अच्छा, हमको चेक करना है वाट आ रहा है या नहीं आ रहा है। करंट जो है आपका, करंट चार्ज जो है, इसको आप क्या कहते हैं, करंट अपॉन टाइम, यानी कि करंट इनटू टाइम, यानी कि धारा इनटू समय। I बराबर क्या होता है आपका, Q बाय टी। तो Q बराबर क्या होगा, I मल्टीप्लाई बाय टी। तो देखो I से I क्या हो गया, कैंसिल। वापस से क्या बचा आपके पास, W बाय टी। देखो यही फॉर्मूला वापस से यहाँ आ रहा है, मतलब ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी, वाट आ रही है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है, क्योंकि ये भी वाट आ रहा है। ये जूल पर सेकेंड वाट होता है, और ये भी वाट होता है। अब बचे कौन से बाकी के दो ऑप्शंस। तो हम अगर बात करें सी वाले ऑप्शन की, तो ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में आपको दिया एम्पियर इंटू एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम दिया है ना। तो एम्पियर मतलब हो गया करंट, तो इसको आप लिख दो आई स्क्वायर, और ओम हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आर है रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ से आई आर इक्वल टू क्या होता है आपका, वी अपॉन आई, यानी कि विभवांतर अपॉन धारा। इसका अनुपात या रेशियो जो होगा वोल्टेज और करंट का, उसको क्या बोलेंगे आप, रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो देखो करंट से करंट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। यहाँ से आपके पास क्या बच रहा है, V इंटू आई बच रहा है। V इंटू आई मतलब वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ से अगर हम फिर से चेक करें, I आपका हो गया एम्पियर, ठीक है, और वोल्ट को आपने लिखा था W अपॉन क्यू। देखो फिर से यही फॉर्मूला आ गया, ये देखो I इंटू W अपॉन क्यू, और इसको हमने सॉल्व करके पहले ही प्रूव किया हुआ है वाट के इक्वल। तो आपकी ये वैल्यू वापस से किसके इक्वल आ चुकी है, वाट की। तो ऑप्शन थर्ड भी आपका वाट ही आ रहा है। अब बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। तो डायरेक्ट हम बिना सॉल्व किए फोर्थ ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, और आप चेक भी करेंगे तो ये वाट के बराबर नहीं आएगा। देखो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एम्पियर पर वोल्ट। एम्पियर क्या होता है बोलो, करंट होती है। तो करंट को हम क्या बोलेंगे, I, और वोल्ट जो होता है उसको आप बोलेंगे, ये करंट हो गया, वोल्ट को आप क्या बोलेंगे, W अपॉन क्यू। वोल्ट का ये फॉर्मूला मैंने यहाँ से बताना शुरू किया था आपको। जिन बच्चों को पता है वर्क अपॉन चार्ज या कार्य अपॉन समय होता है। अब इसको अगर हम देखें तो आपके पास ये ऊपर आ गया, तो I इंटू क्यू, और अपॉन में क्या हो गया, W। चार्ज ऊपर आ चुका है। अब चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम। ये I पहले से, और यहाँ पर आएगा I इंटू टी, अपॉन क्या आ रहा है, W। अब ये फॉर्मूला ही उल्टा आ गया पूरा।
हमने पढ़ा था यहाँ पर ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप से, वाट के बराबर। यहाँ पर आपका आ रहा है आई स्क्वायर ऑफ टाइम अपॉन वर्क, या वर्क अपॉन में आ रहा है, तो वर्क तो ऊपर आना चाहिए जूल पर सेकेंड, और ये आई स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है, फॉर्मूला पूरा रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, जो वर्क ऊपर आना चाहिए न्यूमरेटर में अपॉन में आ रहा है, तो यही वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ये वाट के बराबर नहीं है, ठीक है, वो तीनों वाट है, ये नहीं है। और आपका नहीं पूछा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के तुल्य नहीं है, या विच इज नॉट इक्वलेंट टू वाट अमंग दिस यूनिट्स, तो आपका डी वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तो यहाँ आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन करेक्ट यूनिट्स, ठीक है, इनमें से किसे सही यूनिट में शो नहीं किया है, कौन सा मात्रक सही मात्रक प्रदर्शित नहीं किया गया। देखो ध्यान लगाना, सही मात्रक नहीं बोल रहा है, या सही है ऐसा नहीं बोल रहा है, सही मात्रक नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन करेक्ट यूनिट। चलिए तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है नंबर ए, ऑप्शन ए देखो, स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल, प्रतिबल का फॉर्मूला, स्ट्रेस का फॉर्मूला आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया, एफ बाय ए। और विकृति, आप कौन सी विकृति, आपको स्ट्रेन कौन सा दिया है, या तो लंबाई में होता है, या वॉल्यूम में होता है, आयतन में, या चौड़ाई में। फिलहाल हम लंबाई का ले लेते हैं। तो आपने विकृति या स्ट्रेन का फॉर्मूला पढ़ा है, चेंज इन लेंथ टू द रेशियो ऑफ इनिशियल लेंथ, किसी भी पदार्थ की लंबाई में होने वाला परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई। तो अगर हम देखें तो देखो ये दोनों तो यूनिट्स की बात कर रहे हो, तो फोर्स आपका आता है न्यूटन में, ठीक है, एरिया आपका आता है मीटर स्क्वायर में, लेंथ दोनों मीटर में आएगी, तो मीटर तो आपका हो गया आपस में कैंसिल। और विकृति जिन बच्चों को पता है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि विकृति। तो हम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये तो आपको सॉल्व करने का ही नहीं है, सीधा आपको स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल ही चेक करना है, और प्रतिबल आपका होता है डायरेक्ट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये देखो, या न्यूटन मीटर पावर -2। तो आपका ए ऑप्शन तो राइट में आ रहा है, तो ये बोल रहा है कौन सा सही सही मात्रक नहीं है, तो ये तो सही है, ठीक है। बी पे चलते हैं, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव जो होता है ऑप्शन नंबर बी, इसके दो फॉर्मूले हैं, एक तो होता है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव को आप कैपिटल टी से शो करते हैं, एक होता है फोर्स अपॉन लेंथ, और एक होता है वर्क अपॉन एरिया, समझ रहे हैं आप। एफ का मतलब बल अपॉन लंबाई, कार्य अपॉन क्षेत्रफल। अगर हम दोनों को चेक करें, यहाँ देखो पहला वाला ही दिया है, ये सेकंड वाला तो यहाँ दिया ही नहीं है। चलो इस सेकंड वाले को आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख लो, यहाँ पर आपको ये वाला दिया है ना। तो ये फोर्स किस में होता है, न्यूटन में होता है, और लेंथ किस में होती है, मीटर में। तो आपका ये वाला भी सही दिया है, बिल्कुल करेक्ट है, ये सही ऑप्शन है, मतलब ये सही मात्रक है, हमको गलत मात्रक पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन भी आपका नहीं टिक करेंगे। सी पे चलते हैं, सी को होल्ड करते हैं, सी वाला आपका इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। हम डी की बात करते हैं, डी वाला भी राइट है, देखो सी वाला राइट नहीं है ना। डी की बात करते हैं, डी में क्या है, प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला आपको सबको पता होना चाहिए, दाब होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स को हम मापते हैं न्यूटन में, और इस एरिया को आप मापते हो मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब ये वाला आपका गलत कैसे, तो जो एनर्जी होती है ये केजी मीटर पर सेकंड नहीं होता है, ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। देखो कैसे, यहाँ पर जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है √2m/ke। ये एक संबंध होता है गतिज ऊर्जा और रेखीय लीनियर मोमेंटम, P बराबर होता है √2m/ke। P को बोलते हैं हम रेखीय संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P, और ये होता है √2 टाइम ऑफ
एम, एम क्या है, मास यानी द्रव्यमान किसी भी ऑब्जेक्ट का, और के ई क्या है यहाँ पर, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो देखो ये रिलेशन वहां से आया है। अब देखो यहाँ पर आपको दिया है एनर्जी, अगर हम यहाँ स्क्वायर करते हैं दोनों साइड में, तो ये क्या होगा आपका पी स्क्वायर बराबर 2m/ke ऐसा हो जाएगा। यहाँ से अगर हम फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो ये आएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके बाद में, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m। वैसे ये डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। ये कैसे आया, मैंने आपको एक रिलेशन बताया है, वहाँ से पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी क्या हो गया आपका, रेखीय संवेग या लीनियर मोमेंटम, और ये हो गया आपका मास। अच्छा, रेखीय संवेग जो होता है ये क्या होता है, रेखीय संवेग होता है द्रव्यमान इनटू वेग, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड, ये आपका केजी हो गया मास, और वेग हो गया मीटर पर सेकेंड, और इस पे स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन क्या दे रहेगा आपको 2m। 2 की तो कोई यूनिट नहीं होगी, यहाँ होगा केजी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये केजी ये ऊपर आएगा, तो आपके पास ये हो जाएगा केजी का, पहले तो स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, और इधर से क्या बचा आपके पास केजी। तो केजी से ये एक केजी कैंसिल, आपके पास वैल्यू आएगी केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2। और यहाँ आपका जो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बिल्कुल अलग आ रहा है, देखो केजी मीटर पर सेकेंड आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर अगर आपका स्क्वायर स्क्वायर लगता तो ये वाला ऑप्शन राइट होता, बाकी अभी नहीं लगा है तो ये ऑप्शन राइट नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ जो जिसका मात्रक सही नहीं है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है, वो आपका सी वाला है। तो इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये तो लगभग सारे बच्चों को जवाब दे देना है। हाँ बच्चों, इसका आंसर बताओ जल्दी से कमेंट में, जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं सभी बच्चे कमेंट में इसका आंसर बताएं, कौन सा राइट होगा बेटा। क्या दिया है यहाँ पर, यहाँ दिया है आपको 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, देखो नैनोमीटर एक सीक्वेंस आप सभी ने पढ़ा होगा, और उसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, बहुत ही आसान सीक्वेंस है वो। एक तो होता है मिलीमीटर 1 mm, एक होता है माइक्रोमीटर, एक होता है नैनोमीटर, एक होता है पीकोमीटर। मिली, माइक्रो, नैनो और पीको। ठीक है, मिली के लिए आप क्या करते हो, 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई मीटर में बदलेगा, ये मिलीमीटर से मीटर में बदल चुका है, मीटर पे आ गया। ठीक है, फिर होता है आप, अच्छा ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में पूछा गया आपको क्वेश्चन है ना, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर। चलिए फिर नेक्स्ट, अच्छा सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका माइक्रो। माइक्रो के लिए क्या होगा, 10 पावर -6, ये बदल जाएगा आपका मीटर में। फिर नेक्स्ट है नैनो। नैनो के लिए क्या होगा, 10 पावर -9। ठीक है, देखो वेरी इजी कन्वर्जन है। और ये पीको के लिए होगा 10 पावर -12। इसको याद रखना बहुत आसान है। मिली के लिए क्या लगेगा, 10 पावर -3। यहाँ जो भी नंबर है वो नंबर आपको यहीं पे लिखना है। देन माइक्रो है तो माइक्रो के लिए आप क्या लगाएंगे, -6 लगाएंगे। नैनो है तो नैनो के लिए आप लगाएंगे -9, और पीको के लिए लगाएंगे -12। इन सब में गैप आ रहा है 10 पावर -3 का। तो मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, 10 पावर -3, -6, -9 और -12। तो 4 आपके पास में ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ 1 नैनोमीटर इज इक्वलेंट टू, ठीक है, अगर हम नैनोमीटर की बात करें तो ये देखो, ये नैनोमीटर सीधा ही हमको नज़र आ रहा है, ये आपका 10 पावर क्या होना चाहिए, -9 मीटर। लेकिन हम यहाँ अगर देखें तो यहाँ कहीं भी मीटर का ऑप्शन ही नहीं दिया। अगर हम चेक करें, देखो ये मिलीमीटर आ रहा है, ठीक है, यहाँ आ रहा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और वो भी सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर को चेक करते हैं तो आपका जो 1 नैनोमीटर है, जिसको आपने 10 पावर -9 मीटर लिखा है,
इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलें तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 100 मतलब 10 पावर 2 हो गया आपका, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 पावर माइनस का 7 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें हमारा आंसर कौन सा आ रहा है, सी वाला आंसर आ रहा है। अब इसको अगर आप देखो, ये डायरेक्ट नैनोमीटर को मीटर में नहीं दिया है, आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट मीटर में दिया होता तो आप वहाँ मीटर अगर होता तो आप सीधा डी वाला टिक कर देते। यहाँ यूनिट पे नज़र डालना ज़रूरी है, तो यूनिट हमारी सेंटीमीटर के 3 ऑप्शन है, तो जाहिर सी बात है इनमें से ही राइट होना चाहिए, ये अकेला मिलीमीटर का है। तो मैंने सीधा इसको सेंटीमीटर में बदला, मीटर को सेंटीमीटर में बदला, मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया या 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है। तो 10 पावर माइनस 9 प्लस 2 कितना होता है, 10 पावर माइनस का 7, और ये बदल जाएगा आपका सेंटीमीटर में, तो ये आएगा 10 पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था, अभी तक जितने भी किए उनमें सबसे इजी क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है सूटेबल यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए उपयुक्त मात्रक है। देखो ये तो बहुत सारे एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन वीमा और मात्रक से पूछा हुआ है। इसका सीधा सा फॉर्मूला हमारा होता है जी, डायरेक्ट याद रखना है, ये जी बराबर क्या होता है, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। देखो यहाँ पे पूछा है गुरुत्वीय नियतांक के लिए उपयुक्त मात्रक, यानी कि सूटेबल यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को किससे शो करते हैं हम, जी से। अब जी का फॉर्मूला होता है एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। क्या होता है, यहाँ पे दो कण है, 2 पार्टिकल्स, दोनों के मास आप मान लो m1 m2 या m कुछ भी मान सकते हो। हम यहाँ यूनिट की बात कर रहे हैं तो मैं मास दोनों का m ही ले रहा हूँ, m1 m2 अलग अलग नहीं ले रहा हूँ। आप चाहे तो अलग अलग ले सकते हैं, इसका m1 ले सकते हो, इसका m2। दोनों के बीच में दूरी या डिस्टेंस कितना है, r। दोनों के बीच में फोर्स यानी कि बल जो है वो F। तो हमारा जो यहाँ पर इनके बीच में फोर्स लगता है, इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसको आप जब सॉल्व करते हैं जी की वैल्यू के लिए, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। मैंने m1 m2 कर दिया इसको। m1 m2 को अगर आप m ही मान लो यूनिट के हिसाब से, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो ये आपका जो फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिखा था, ठीक है। किसी को ये देखना है ये कैसे आया, तो इस टाइप से आया। अब यहाँ से हम इसका मात्रक देख लें। फोर्स का मात्रक या यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस होता है मीटर स्क्वायर, ये दूरी है ना r, और ये मास है द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होगा kg स्क्वायर। फोर्स हो गया, बल हो गया न्यूटन, r दूरी हो गया मीटर, और ये हो गया kg मास यानी कि द्रव्यमान। तो अगर हम देखें, बताओ यहाँ पर आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है सी ऑप्शन, डायरेक्ट यूं का यूं दे रखा है। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg ऊपर लिया है अपॉन से, तो ये आएगा -2। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पावर -2, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन कौन सा राइट है यहाँ पर, सी वाला, क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 क्वेश्चन, यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण की यूनिट आपको पूछ रहा है, ठीक है, एसआई सिस्टम में यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो बेटा कोणीय त्वरण जो होता है ये क्या होता है, ये आपका होता है ये आपका होता है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है, थीटा क्या होता है, जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा है यानी वृत्ताकार गति हो रही है, तो ये ए और बी पॉइंट के बीच में मान लो कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, यहाँ चक्कर लगा रहा है, तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण कितना है, बोलो थीटा। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा टाइम या समय कितना है, टी। तो डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर एक फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, ये कोणीय त्वरण का। ये होता है कोणीय विस्थापन अपॉन समय के सापेक्ष
2 बार कोणीय विस्थापन का हमको अवकलन करना होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डबल ऑर्डर यानी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन 2 बार करना पड़ेगा। स्क्वायर स्क्वायर लग रहा है ना, तो 2 बार करना होता है आपको थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। फिलहाल मात्रक की बात कर रहा है, देखो चैप्टर ही पूरा मात्रक और विमाओं और त्रुटियों पे, एरर्स पे, यूनिट और डायमेंशन पर बेस्ड है, तो हम मात्रक के हिसाब से इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो डी का तो कोई यूनिट ही नहीं होता है, थीटा का मात्रक होता है रेडियन, और देखो टाइम 2 बार आ रहा है, सेकंड का स्क्वायर होगा यहाँ पर, और इसको आप ऊपर ले आओ तो ये आएगा रेडियन सेकंड पावर -2। बताओ ए बी सी डी, सीधा दिख रहा है हमको सी वाला ऑप्शन, रेडियन, रेडियन सेकंड पावर -2। ठीक है, देखो बेटा एक एक ऑप्शन अगर आप लेंगे तो इसको आप चेक करेंगे, ये सब दूसरी क्वांटिटीज, ये त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन के पर केजी यानी कि F/m, ये आपका ये भी त्वरण का मात्रक है, और ये वाला जो मात्रक है, ये मात्रक वहाँ केल्विन दे रखा है, वो अब तो मात्रक ही गलत ऑप्शन है। तो ये नॉर्मल त्वरण के मात्रक है, और ये अकेला रेखीय त्वरण का मात्रक है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक होता है रेडियन, और टाइम का मात्रक हुआ सेकंड का, 2 बार है तो स्क्वायर। ठीक है, सी ऑप्शन आया सबको समझ में? बेटा साथ साथ में कमेंट्स भी करते रहो, पता चलता रहेगा, जो ऑप्शन जिसको पता है पहले से वो बता सकता है, और अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। चलिए देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टीफन्स कांस्टेंट का एसआई यूनिट पूछा है आपसे, मात्रक पूछा है सिग्मा यानी स्टीफन कांस्टेंट का। तो बेटा सबसे पहले तो स्टीफन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं, डायरेक्ट मात्रक तो इसके अंदर हम क्या याद रखेंगे, पहले आप फॉर्मूला देख लो। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू, यहाँ ले लेते हैं, चलिए यहाँ देखिए, सिग्मा जो होता है ये होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम इनटू टेम्परेचर पावर 4, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम इनटू टेम्परेचर पावर 4। अब बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो ये ऊर्जा, ये क्षेत्रफल, ये समय और ये ताप, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊर्जा या एनर्जी होता है जूल में, ठीक है, फिर ये एरिया आपका हो गया मीटर का स्क्वायर, फिर टाइम आपका हो गया सेकेंड, और टेम्परेचर ताप का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, और 4 पावर है यहाँ पर, तो वहाँ भी आपको लगानी होगी। अब आपने अभी पढ़ा था, पहले भी आपको पहले से पता होना चाहिए कि जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यही चीज़ डिस्कस की थी, फर्स्ट या सेकंड में, जूल पर सेकंड को हम कहते हैं वाट। तो मैं जूल पर सेकंड को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर वाट लिख सकता हूँ, ये शक्ति यानी पावर का यूनिट हो गया। यहाँ से आपके पास बचा मीटर का स्क्वायर, और यहाँ से बचा केल्विन पावर 4। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इनके जैसा है। देखो वाट सब में आ रहा है, ठीक है, मीटर आप ऊपर लाओगे ये हो जाएगा वाट मीटर पर -2 केल्विन पर -4, सीधा चेक कर लो कौन सा राइट है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, वाट मीटर पर -2 केल्विन पावर -4। अब देखो इसके ऑप्शन कितने कंफ्यूजिंग है, समझ रहे हैं, ये डी राइट नहीं है यहाँ पे, ये ऑप्शन जो है ये आप देखो केवल पावर्स अलग अलग है, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगा के और देख लेना है। और जिन बच्चों को डायरेक्ट याद रख सकते हैं डायरेक्ट याद रख लो, अच्छी बात है, वाट मीटर पावर -2 केल्विन पावर -4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 स्टीफन्स कांस्टेंट, ये कंपटीशन में काफ़ी बार पूछा गया है, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी थोड़ा बिग फार्मूला है और इसको याद रखना इतना ईजी नहीं है, लेकिन आपको ट्रिक मैंने बता दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मात्रक नहीं है, नहीं है ऊर्जा का मात्रक, है ना, तो डिस्कस करें हम। चलिए वाट सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए,
वाट सेकेंड। अच्छा P यानी शक्ति, पावर बराबर क्या होता है W/T, वर्क अपॉन टाइम। इसको आप इधर ले आओगे तो P इंटू टी बराबर W, तो वर्क एनर्जी के बराबर माना जाता है और वर्क की यूनिट इसी से बनी है वाट सेकेंड से। देखो ये आ रहा है आपका, पावर क्या होता है वाट होता है शक्ति, और टाइम क्या होता है सेकेंड होता है, तो वाट सेकेंड ये तो है, फर्स्ट वाला तो सही है ना। केजी मीटर पर सेकेंड जिन बच्चों को पता है वो सीधा बी पे टिक कर देंगे। ये किसका मात्रक है, ये मात्रक है रेखीय संवेग का, केजी मीटर पर सेकेंड। लीनियर मोमेंटम, बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है रेखीय संवेग का, द्रव्यमान इंटू वेग यानी मास इंटू वेलोसिटी, mv, p बराबर mv। तो मास क्या होता है केजी होता है और वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो सीधा ही पता चल रहा है, देखते ही पता पड़ रहा है, जूल तो एनर्जी की यूनिट है, बच्चे बच्चे को पता है, और न्यूटन मीटर ये वर्क का फॉर्मूला है। वर्क बराबर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट यानी बल इंटू विस्थापन न्यूटन इंटू मीटर बराबर कार्य, और कार्य जूल में मापा जाता है, मतलब जूल एनर्जी की भी यूनिट है। तो तीनों यूनिट एनर्जी की है, एक चीज को छोड़ के बी वाला, बी ऑप्शन आपका ऊर्जा का मात्रक नहीं है, नहीं बोल रहा है इसलिए बी राइट है। ठीक है चलिए, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 9th नंबर का। तो 9th क्वेश्चन में आपको, चलिए ये सॉल्व करने का अच्छा क्वेश्चन दिया है। 9th क्वेश्चन में आपको दिया है ये क्वेश्चन, ये एक इक्वेशन दिया है, ये देखो एक इक्वेशन दिया है, इसमें s जो है वो सेकंड मीटर में मापा गया है और टाइम को इन्होंने सेकंड में मापा है। तो c की यूनिट बोल रहा है, c का मात्रक बोल रहा गया है आपको, c का मात्रक क्या होगा, ये देखो c का मात्रक। तो बेटा ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी है क्या है बोलो s, इसको यहाँ पे c कहाँ आ रहा है इस जगह, तो ये जो वैल्यू है CT², इसको सीधा s के बराबर पुट कर दो। इन दोनों को आपको नहीं लेना। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है इनको क्यों नहीं लिया, तो बेटा डायमेंशन जो होती है वीमा, उसमें आप ये रूल है कि बीच में प्लस और माइनस का साइन आ रहा है तो आप इसको कंसिडर ही नहीं करते, तो आपको ये वाला लेना है। तो यहाँ से आपको c की वैल्यू निकालनी है, तो c बराबर होगा s/t², इन दोनों को आप नहीं लेंगे। अब देखो s क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो डिस्टेंस क्या होती है बोलो मीटर, ये दूरी क्या होती है बोलो मीटर होता है, और टाइम क्या होगा बोलो सेकंड होगा, और सेकंड का स्क्वायर होगा तो ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो कौन सा ऑप्शन राइट है, ये दिख रहा है आपको, ऊपर आएगा क्या होगा मीटर सेकंड पावर -2, कौन सा ऑप्शन राइट है, डी वाला। ठीक है बेटा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको उसके बराबर करके और हमने यूनिट निकाल ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सॉल्व करने का यहाँ पे दिया है, अ क्यूब हैज न्यूमेरिक इक्वल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। देखो एक घन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दोनों क्या दे रखे हैं आपको, अंकित इनकी वैल्यू क्या दे रखी है सेम, वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों सेम दे रखा है। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होगा, आपको वॉल्यूम पूछा भी है वापस से, है ना, तो ये बोल रहा है वैसे क्वेश्चन उस टाइप से हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है v, और सरफेस एरिया क्यूब जो होता है ना, घन का जो आयतन होता है उसको आप v मान लो, एरिया को a मान लो। अब इसकी भुजा को हम a मान ले, स्मॉल a, तो आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब यानी कि a क्यूब, और क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। इसको a क्यूब को हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं a क्यूब, और ये होता है 6a²। तो देखो a² से a क्यूब सीधा सीधा कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आई 6, यानी आपको भुजा की वैल्यू मिल चुकी है 6 मीटर। या मीटर नहीं दिया, यूनिट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 यूनिट मानते हैं, जैसा लिखा है वैसा मानते हैं। आयतन पूछ रहा है, वापस से आयतन का फॉर्मूला लगा दो, आयतन होता है भुजा क्यूब यानी a क्यूब, भुजा यानी साइड का क्यूब, साइड कितना आ रहा है 6 का क्या करना है क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो यह आएगा आपका 216 यूनिट्स।
36 इंटू 6 क्या आएगा 216। तो कौन सा राइट है, देखो सीधा ही पता चल रहा है आपका ए वाला ऑप्शन राइट है। देखो क्वेश्चन में बोला था, मैंने वैसे ही किया। क्या बोला था क्वेश्चन में कि घन का जो आयतन है और पृष्ठीय क्षेत्रफल है दोनों की वैल्यू सेम है। तो मैंने क्या किया, मैंने वॉल्यूम और एरिया को सेम रखा और फिर वॉल्यूम को लिखा ए क्यूब, एरिया को लिखा 6 से स्क्वायर, ए स्क्वायर से ये कैंसिल तो ए की वैल्यू आई 6। तो आपको इसका आयतन बताना है। आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब, ये साइड का क्यूब किया 6 क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना होगा 216। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ताप को निम्न से व्युत्पन्न मात्रक के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। टेम्परेचर कैन बी expressed as a derived quantity in the terms of any of the following। हाँ बेटा ध्यान देना एक शब्द पे, डिराइव्ड, व्युत्पन्न मात्रक बोल रहा है। किसके लिए बोला गया है, टेम्परेचर यानी ताप के लिए। अगर आपको ध्यान हो तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक नाम टेम्परेचर का था। 7 मूल राशि के अंदर एक नाम आपका ताप था। तो ताप था तो आप ताप को डिराइव कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो मूल राशि है। ताप कौन सी राशि है, ये मूल राशि है। मूल राशि किसी भी राशि से व्युत्पन्न ही नहीं होती है। तो आपका कोई ऑप्शन इसमें ना तो लेंथ मास होगा, ना मास टाइम होगा, ना लेंथ मास टाइम होगा, आपका होगा नन ऑफ दिस। क्योंकि ताप को व्युत्पन्न किया ही नहीं जा सकता है। हम टेम्परेचर को डिराइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये खुद अपने आप में एक फंडामेंटल या फ्री या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बोलें, या आप इसको मूल राशि या किसी अन्य राशि पे आश्रित नहीं बोल सकते। इसलिए ताप के लिए कोई भी राशि नहीं आएगी। इसका ऑप्शन डी राइट है। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन 11th हुआ। बहुत ये तो देखो ये ऐसा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ उलझ सकते हैं क्योंकि आपने जितने भी क्वेश्चन किए मैक्सिमम क्वेश्चन में द्रव्यमान, लंबाई और समय तीनों लिंक होता है। तो यहाँ सी कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन सी नहीं है, इसका डी ऑप्शन है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ वुड, लकड़ी का सीजीएस पद्धति में लकड़ी का घनत्व कितना दे रखा है। ये डेंसिटी ऑफ वुड इन सीजीएस सिस्टम इज दिस। तो एमकेएस पद्धति में क्या वैल्यू होगी। तो बेटा अगर हम डेंसिटी की बात करें घनत्व की, तो ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि m का मतलब क्या है, मास द्रव्यमान, v का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम। अच्छा आपने मास को किस में मापा है, केजी में, और वॉल्यूम को किस में मेजर किया है, मीटर क्यूब में। ये हो गया केजी, ये हो गया मीटर क्यूब। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर दिया है 0.5 ग्राम पर सीसी मतलब कि सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये सीजीएस है। सीजीएस में क्या आना चाहिए यहाँ, सेंटीमीटर क्यूब, उसको सीसी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको हमको एमकेएस में बदलना है। तो बेटा सबसे पहले आप इसको जो वैल्यू दे रखी है, वैल्यू क्या दे रखी है आपको 0.5 ग्राम, और अपॉन सीसी को मैं लिख रहा हूँ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको हमको इनमें से किसके बराबर है। तो अब आप देखो पहले तो ग्राम को केजी में बदल दो। तो ग्राम को केजी में कैसे बदलोगे आप, कैसे बदलोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, ये कर दिया डिवाइड। ये किस में बदल चुका है बोलो, केजी में। एमकेएस में केजी ही आएगा और अपॉन में सेंटीमीटर की जगह आएगा मीटर। ये एमकेएस यूनिट है ना, एमकेएस या एसआई यूनिट। आपको केजी पर मीटर क्यूब में बदलना है इन दोनों को। अब मुझे सेंटीमीटर क्यूब को बदलना है मीटर क्यूब में। तो पहले अगर सिंगल सेंटीमीटर होता है उसको मीटर में बदलते तो आप 100 से डिवाइड करते यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्यूब है सेंटीमीटर का, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 1/100 3 टाइम्स। ठीक है बेटा, ये बदल गया मीटर क्यूब में। बस अब देखो यहाँ पर ये 1 2 3, ये 3 0 क्या हो चुके हैं, कैंसिल। ये 1000 आपका ऊपर आएगा, ये अपॉन से अपॉन में ऊपर आएगा, सीधा 0.5 से मल्टीप्लाई होगा। क्या मल्टीप्लाई होगा, 1000, तो ये आपका आ जाएगा 500। ठीक है बेटा, देखो ये 500 आ जाएगा। अब देखो 500 कहाँ आ रहा है आपका, ए वाला।
यहाँ यूनिट नहीं लिखी है लेकिन MKS लिख रखा है, मतलब आपका ये kg पर मीटर क्यूब में बदल चुका है। तो ये आपका 500 kg पर मीटर क्यूब आपका फाइनल आंसर होगा। तो इनमें से ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। मैंने क्या किया, मैंने इसको ग्राम को केजी में बदला, सेंटीमीटर को मीटर में बदला, और 3 टाइम से तो ये 3 टाइम मैंने 100 का डिवाइड किया। ग्राम को केजी में बदलने के लिए मैंने 1000 का डिवाइड किया। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया वो आंसर आपका ये आया 500 kg पर मीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SI पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक, SI सिस्टम में सरफेस टेंशन का यूनिट। हाँ बेटा, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मैंने 2 फॉर्मूले आपको अभी बताए थे। एक तो बताया था फोर्स अपॉन लेंथ और एक बताया था वर्क अपॉन एरिया। तो देखो वर्क अपॉन एरिया तो लग ही नहीं रहा है, चारों ऑप्शन फोर्स के न्यूटन न्यूटन डाइन डाइन, ऊपर वाला लग रहा है। तो ऊपर वाला क्या होगा बोलो, न्यूटन होगा, और लेंथ क्या होती है अपनी मीटर, तो सीधा न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर इनवर्स। तो आपका SI बोल रहा है ना, SI, तो SI कौन सा होगा, ये न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी राइट है आपका। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, कुंडली के, ये अच्छा क्वेश्चन है, कुंडली के स्वप्रेरण का मात्रक। हाँ बेटा, स्वप्रेरण जो होता है, देखो फैराड किसकी यूनिट होती है पता है, कैपेसिटेंस, धारिता का मात्रक होता है फैराड, धारिता। तो पहला तो होगा नहीं। सेकंड हम बात करते हैं वेबर। ये वेबर क्या होता है पता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स होता है ये। आपको डायरेक्ट यूनिट याद होनी चाहिए इसमें, चुंबकीय फ्लक्स होता है ये। नेक्स्ट है आपका टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो बी वाला, हेनरी। हेनरी स्वप्रेरण का भी मात्रक होता है, सेल्फ इंडक्शन का। साथ में म्यूचुअल इंडक्शन लिखा होता है, अन्योन्य प्रेरण, तो उसका भी मात्रक यही होता है। और अगर यहाँ पर ये दोनों चीज़ें, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, यानी स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, दोनों का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। अगर यही क्वेश्चन अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन के लिए होता तब भी हम हेनरी को ही टिक करते हैं। ठीक है, बाकी की सारी वैल्यू मैंने लिख दी है, कौन सा किस राशि का मात्रक है। तो ये आपका क्वेश्चन, जिसको पता है वो 1 सेकेंड में टिक कर देगा इसको। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आपका, हेनरी अपॉन ओम कैन बी एक्सप्रेस। हेनरी अपॉन ओम को प्रदर्शित किया जाता है। तो बेटा देखो, अभी हमने बात की थी हेनरी, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में। हेनरी क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक, उसको एल बोलते हैं। एल क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, या सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट। और अपॉन में क्या आ रहा है, ओम, आर। आर क्या होता है बेटा, प्रतिरोध होता है। ठीक है, इसको हम सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट और अपॉन में क्या आएगा, रेजिस्टेंस। थोड़ा सा आज क्लास 5-10 मिनट का हमारा थोड़ा सा ये अपडेशन चल रहा था, लेट स्टार्ट की थी। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे वाले हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम एरर्स यानी कि त्रुटियां और वीमा यानी कि डायमेंशन पे क्वेश्चंस लेंगे साथ में। तो यहाँ आप देखो L/R, हेनरी क्या आएगा, L आएगा स्वप्रेरण गुणांक, और R क्या होगा, ओम यानी कि रेजिस्टेंस। L/R क्या होता है बेटा, L/R आप डायरेक्ट याद रखो, टाइम कांस्टेंट होता है, सीधा याद रखो। समय नियतांक होता है ये, और समय नियतांक यानी टाइम के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है कभी भी। टाइम बढ़ जाएगा लेकिन ये वैल्यू नहीं बदलेगी।
तो इनमें से टाइम कहाँ आ रहा है वो देख लो आप। देखो पहला ही ऑप्शन टाइम आ रहा है, सेकंड। तो हमारा जो ऑप्शन राइट होगा सेकंड वाला। महो तो रजिस्टिविटी का मात्रक है, प्रतिरोधकता का, सॉरी चालकता, कंडक्टिविटी। कूलम आपका चार्ज यानी आवेश का मात्रक है, मीटर आपकी लंबाई है। तो ये तीनों तो है ही नहीं, पहला ही राइट है। ये L/R टाइम कांस्टेंट यानी समय नियतांक होता है, इसको आप टाइम की मात्रक जो होता है समय का SI मात्रक, टाइम की SI यूनिट क्या होती है सेकंड। तो आपका ऑप्शन पहला ही राइट है। ठीक है बेटा, तो हमने आज 15 क्वेश्चंस किए। सारे क्वेश्चन हमारा जो पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट या मात्रक तथा मापन, उससे हमारा यूनिट्स के ऊपर यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन थे, कुछ एक क्वेश्चन वीमाओं के भी थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वीमा और जो मापन की प्रणाली है, जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, डायमेंशन है, और साथ में त्रुटियाँ यानी एरर के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपने क्वेश्चन आज अच्छे से समझे होंगे, एंजॉय किया होगा। अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ में मैं आऊँगा फिर से, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं साथ साथ में, कुछ भी डाउट है आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच आप सभी को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। अगर आज वाले क्वेश्चंस में कुछ डाउट भी रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।